चलिए अगला जो प्रैक्टिस शर्ट नंबर है वो दूसरा है। पहला प्रश्न है, उपकृत शब्द का सही वाक्यांश क्या होगा? सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, जिस पर उपकार किया गया हो। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही एक शब्द क्या है? ऑप्शन सी, अप्रमेय। अशुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करें। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। यह एक अशुद्ध वर्तनी है। यदि आप इसका शुद्ध वर्तनी देखेंगे तो ये जो माँ यहाँ पर है बीच में, तो शाह के ऊपर अंक की बिंदी हो जाएगा, तो सन्यासी इस तरह लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ चयन करना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो शुद्ध शब्द होगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, भागीरथी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर भी आपको चयन करना है। तो शुद्ध जो वर्तनी वो धोबिन होगा, ऑप्शन ए। कवीश्वर में कौन सा संधि है? सही जवाब होगा दीर्घ संधि। ठीक है, कवीश्वर का यदि संधि करोगे तो कवि प्लस ईश्वर होगा, और यहाँ से आपका छोटी ई आ रहा है, इधर बड़ी ई है, तो इज इक्वल टू बड़ी ई के होगा, तो कवीश्वर। अगला है, संसार में कौन सा संधि है? संसार में ऑप्शन सी, व्यंजन संधि। क्षण प्रभा का पर्यायवाची शब्द बताइए। क्षण प्रभा का पर्यायवाची शब्द होगा बिजली। रति का पर्यायवाची शब्द, रति का पर्यायवाची है प्रेम। साधु का विलोम शब्द क्या है? साधु। साधु का विलोम शब्द होगा असाधु। संयोग शब्द का विलोम शब्द, संयोग का विलोम होगा वियोग। अगला प्रश्न है ओठ। तो ओठ किस श्रेणी का शब्द है? तो तत्सम तद्भव आपके सिलेबस में है। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, तद्भव। ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ससुर का तत्सम रूप होगा स्वसुर, ऑप्शन सी। पोखर का तत्सम रूप, पोखर का तत्सम रूप पुष्कर होगा। तन पर नहीं लता पान खा अलबता का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन डी, झूठी रईसी दिखाना। उठ जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उठ जाना। सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, मर जाना। इन वाक्यांशों में से एक अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, उसमें बचपन है। शुद्ध वाक्य की पहचान करिए। यहाँ पर सही जवाब बनेगा वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। वेदांग आप पढ़ते हो हिस्ट्री में। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कारक के अनुसार आपको पहचानना था शुद्ध वाक्य। स्त्रीलिंग शब्द को चुनना है, स्त्रीलिंग शब्द। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग जो शब्द है वो होगा आपका ज्वाला। ज्वाला एक स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी जो दे रखे हैं ये आपकी पुल्लिंग होंगे। पुल्लिंग शब्द को यहाँ पर पहचानना है 20 नंबर में, पुल्लिंग शब्द। तो पुल्लिंग शब्द यहाँ पर जो होगा वो होगा होटल। होटल एक पुल्लिंग शब्द है। बाकी जो दिए हैं दक्षिण दीवार, दिनचर्या, ये सभी स्त्रीलिंग है। भुजा शब्द का बहुवचन क्या होगा? भुजा। भुजा शब्द का बहुवचन होगा भुजाएं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब होगा। यहाँ पर बड़ा ऊ का मात्रा है, इसलिए यह गलत है, भुजाएं। अगला है आपका, और यहाँ पर चंद्रबिंदी है। ठीक है, यहाँ अंक बिंदी लगा दिया, गलत। यहाँ पर चंद्रबिंदी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर बड़ा उक, छोटा उक मात्रा होना था। चलिए अगला है आपका, संतान का बहुवचन क्या होगा? संतान। तो संतान का बहुवचन होता है संताने।
ठीक है, तो यहाँ पर आप ए की मात्रा कर लीजिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रेलगाड़ी प्लेटफार्म से जा चुकी है। तो ये जो रेखांकित वाक्य है ना, इसमें कौन सा कारक है? रेलगाड़ी प्लेटफार्म से जा चुकी है, अर्थात क्या है, वहाँ से अलग हो रही है, जा रही है प्लेटफार्म से। तो वहाँ पर आपका अपादान कारक हो जाएगा। तनु गाना गा रही है, रेखांकित वाक्य में कौन सा कारक है? तनु गाना गा रही है। तो तनु, ठीक है, तो वाक्य में क्रिया के जो करने वाले कारक हैं वो कर्ता कारक है। ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पीपल पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? गजब हाल है इनका। अब ये क्या अपडेट किए हैं, 2022 एडिशन इन्होंने निकाला है और ये क्या अपडेट करके दिए हैं। अब आप लोगों की डिमांड है तो इसको करवा दे रहा हूँ मैं पूरा। ठीक, में कहीं थोड़ा बहुत त्रुटियाँ मिल जाती हैं आपको, लेकिन आप लोगों की डिमांड है कि रोजगार विदंकित को आप कराइए, मैं करा दे रहा हूँ। अब रस अलंकार आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी दिया है तो चलो कर लो कवर। बाकी ये पूछा नहीं जाने वाला है, सिलेबस में आपके है नहीं। जो न्यू सिलेबस है वो ये ओल्ड सिलेबस पर जो है रहा है, लेकिन अब नए में नहीं है। रस अलंकार इन्होंने दिया है। यहाँ पर पीपल पारत सरिस मंडोला में जो अलंकार बनेगा वह हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। बाकी मैथ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत डाउट है तो आंसर को भी दे दिया जाता है दोस्त, वहाँ पे आप लोग देख लिया करिए एक बारी। आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत त्रुटियाँ होंगी तो एक एक अगर त्रुटि को ढूंढेंगे तो पहले ढूंढेंगे त्रुटियाँ, फिर बुक को कंप्लीट कराएंगे तो समय से पहले कहाँ हो पाएगा। आप लोगों की डिमांड है तो करवा दिया जा रहा है। चलिए, प्रश्न नंबर 51 है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा भारत नेपाल से स्पर्श नहीं करती है? भारत नेपाल से स्पर्श नहीं करती है। तो भारत नेपाल को स्पर्श करने वाली जो सीमा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है। अब पेट के एग्ज़ाम में जो पूछा गया था सीमाओं से संबंधित, वो आपसे पूछ लिया गया था कि उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं। पेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था 2021 में कि उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं जो नेपाल को टच करते हैं। इसी तरह यहाँ पर आप जानते हैं कि भारतीय राज्य यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो भारतीय राज्यों में 5 राज्य जो कि नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, 5 राज्य है। तो उन 5 में से जो नहीं है यहाँ पर आपको एलिमिनेट करना है। तो यदि आप ऊपर से चलोगे नेपाल का देखोगे तो उत्तराखंड है आपका, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा दूसरा, इसके बाद देखोगे तो सिक्किम भी है, 3 हो गए। इसके बाद सिक्किम, यूपी के बाद बिहार भी है, बिहार भी बनाता है सीमा, और एक थोड़ा सा जाकर ऊपर से कोने से टच करता है तो वेस्ट बंगाल भी है। तो इस तरह आप देख सकते हैं 5 स्टेट हैं। इन 5 स्टेटों में आप देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल, लेकिन हिमाचल प्रदेश नहीं है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ स्थित है? भारत का सबसे लंबा पूछा जा रहा है समुद्र तट। तो मियाँ भाई की डेयरिंग अगर मूवी देखी होगी आपने, डायलॉग वाली, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। ठीक है, वहाँ पर जब बोट को क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर बात करते हैं कि सबसे लंबा है ये। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा गुजरात है, और लंबाई जो दोस्त है वह 1217.7 किलोमीटर की है। स्वतंत्रता के बाद राज्यों को किस आधार पर पुनर्गठित किया गया था? आपका सही जवाब होगा भाषा के आधार पर। और भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया यदि पूछा जाता है तो याद रखिए वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा में समीपतम है, यानी कर्क रेखा के सबसे निकट है? तो कर्क रेखा आप जानते हो 23.5 डिग्री, और ये भी जो है आपका उत्तरी अक्षांश की बात करता है। 23.5 डिग्री नीचे जाओगे 0 वाले से तो भूमध्य आपका मकर रेखा होता है, और भूमध्य ऊपर रहोगे 23.5 डिग्री पे तो आपका जो है वो कर्क रेखा होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है। अब ऐसे पूछा होता कि कितने राज्यों से गुजरती तो 8 राज्य बोलते।
अब कर्क रेखा के सबसे समीप, सबसे नज़दीक कौन सा शहर है? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा, वो है ऑप्शन सी, कोलकाता। क्योंकि यदि दिल्ली का आप देखोगे तो कितने अक्षांश पर इसकी लोकेशन है, तो यह 22 डिग्री 26 मिनट नॉर्थ। कोलकाता का यदि आप बात करोगे तो 22 डिग्री 26 मिनट नॉर्थ। वहीं पर नागपुरी का लोकेशन यदि देखोगे, नागपुरी लिखा है, नागपुर, तो नागपुर का लोग देखोगे तो यह 21 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ। इसके बाद जोधपुर का भी देखोगे तो जोधपुर का जो है वो 26 डिग्री 25 मिनट। तो यहाँ पर 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा की बात की जा रही है। तो कर्क रेखा के सबसे समीप देखोगे तो आपका बनेगा 22 डिग्री 26 मिनट, अर्थात कोलकाता होगा। अगला है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब बनेगा, इंदिरा कॉल है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत की प्राचीनतम चट्टान प्रणाली है? सबसे पुरानी, यहाँ पर सही जवाब बनेगा आर्कियन क्रम की जो चट्टान है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य द्वारा सबसे पहले जीएसटी की पुष्टि की गई है? जीएसटी, तो सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला राज्य जो रहा है वो असम रहा है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब बनेगा। कब से लागू की गई है? तो वर्ष रहा है 2017 और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को जो है लागू किया गया। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई है? भारत में आर्थिक नई नीति, तो नई आर्थिक नीति जो है वह वर्ष 1991 में अपनाई गई थी, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब बनेगा। खाना पकाने की गैस में 90% से अधिक रहता क्या है? खाना पकाने वाली जो गैस सिलेंडर आपके घर में आता है, 90% से अधिक क्या रहता है उसमें? तो 90% से अधिक जो रहता है आपका वह ब्यूटेन है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब बनेगा। ब्यूटेन एक तरह की रंगहीन गैस होती है जिसमें हल्की असहनीय गंध होती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ सर्वाधिक ज्वलनशील है? सर्वाधिक ज्वलनशील, तो पेट्रोल एक अत्यधिक ज्वलनशील और खतरनाक तरल है जो तरल वाष्प के कारण क्या है, फट जाता है। तो यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन सी, पेट्रोल। प्राचीन भारत में वसूला जाने वाला सिंचाई कर क्या कहलाता था? प्राचीन भारत में, तो प्राचीन भारत में विदग भागम या उद्भग, ठीक है, तो विदम भागम, विदक भागम या उदक भग, उदक भग सिंचाई कर था, ये याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब है। किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान दिए थे? यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, गुप्त वंश। गुप्त साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस शासक द्वारा की गई है? तो चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब है। सती प्रथा के प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? सती प्रथा के, यहाँ पर सही जवाब बनेगा आपका एरंड, ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा। विरूपाक्ष मंदिर का लोकेशन बताना है। विरूपाक्ष मंदिर, तो यह बेंगलुरु कर्नाटक से 350 किलोमीटर दूर कहाँ पर स्थित है? हम्पी, ऑप्शन बी। दूरी की मात्रक निम्न में से क्या है? दूरी, अच्छा, भगवान जो विरूपाक्ष मंदिर है किसको समर्पित है? तो याद रखिएगा भगवान शिव को, शंकर भोले बाबा। चलिए, दूरी का मात्रक आपको बताना है। तो दूरी का मात्रक क्या होगा? फर्मी है, प्रकाश मास है या प्रकाश वर्ष है, इंडियन है। करेक्ट आंसर इज प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी। बहती हुई हवा की ऊर्जा जो होती है, इसमें किसी तरह की ऊर्जा होगी बहती हुई हवा में।
सही जवाब बनेगा बहती हुई हवा में केवल और केवल गतिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन ए। दूध का मथने के पश्चात जो क्रीम अलग होता है, इसके लिए किस तरह का बल काम करता है? यहां पर सही जवाब बनेगा वो है अपकेंद्रीय बल। प्रकाश का रंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा तय होता है? ऑप्शन डी, तरंग दैर्ध्य। मानव की सुनने की जो क्षमता है वह कितनी होती है? मानव की सुनने की क्षमता, तो यह देखोगे 20 से लेकर के कितना, 20 से लेकर के 20,000 कंपन प्रति सेकंड होता है। इसलिए आप कह सकते हो कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि आप कहोगे। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज, अर्थात आप कहोगे 20 से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक। कार में लगा हुआ गतिमापक जो यंत्र है वह क्या दर्शाता है? तो यह जो है एक एनालॉग कंप्यूटर का एक प्रकार होता है, और ये है एनालॉग कंप्यूटर में जो आंकड़े होते हैं उनको प्रोसेस कर दिखाया जाता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची का जो संबंध है, या एंटी डिफेक्शन लॉ, जो भी एग्जाम में जैसे भी पूछा जाए, आपको बताना है कौन सा संविधान संशोधन के तहत जो है ये जोड़ा गया है 10वीं अनुसूची को। तो यह आपका है 52वां संविधान संशोधन। 42वां की तो आप जानते हो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से बोल दिया जाता है। 61वां आपका जो कि 18 वर्ष वाली उम्र जो रही को 21 किया गया, 21 से 18। फिर उसके बाद 73वां तो आप जानते हो, अक्सर पूछा जाता है पंचायती राज का। सूचना का जो अधिकार है अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट, केजरीवाल वाला। तो यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा 2005। अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का, ठीक है, और इनकी रिटायरमेंट भी होते रहते हैं। तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, जिनमें से जो मेंबर्स होते हैं हर जो है दूसरे वर्ष 1/3 जो है वो रिटायर होते रहते हैं। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? सही जवाब बनेगा आपका, इनमें से बताना है किसमें, किस सेक्टर में है, या रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। सही जवाब बन जाएगा आपका, एक तो बेंजामिन लिस्ट और दूसरे हैं डेविड मैकमिलन, ऑप्शन डी। लेखपाल के पास उसके अधिकार क्षेत्र के गांव के खेती संबंधी सभी कागजात रहते हैं, जिनको क्या कहते हैं? जिनको कहा जाता है भू अभिलेख, ऑप्शन बी। वह कानूनी दस्तावेज जिसमें किसी गांव की जमीन के टुकड़ों और उस पर उगाई जा रही फसलों का विवरण लिखा होता है क्या कहलाता है? यहां पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, खसरा। सुकन्या समृद्धि योजना का आरंभ कब किया गया है? सुकन्या समृद्धि योजना, तो यहां पर जो लॉन्च किया गया है वर्ष 2015 होगा, डेट 22 जनवरी है, ठीक है। अच्छा, एक रहा आपका प्रधानमंत्री जो पिछले सेट में रहा है, कई लोगों ने कमेंट किया है, वहाँ पर आंसर शायद जो है आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रहा है, जो कि लॉन्च किया गया था मोदी जी के द्वारा 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। लेकिन शायद वहाँ पर इफेक्टिव डेट पूछा था तो मैंने 2018 बताया था, तो बिल्कुल वो सही है, और 1/12/2018 से जो है वो इफेक्टिव है। लेकिन लॉन्च जो किया गया वो आपका 24 फरवरी 2019। जैसे कि आपका योजना है यूपी की मुख्यमंत्री वाली जो कन्या, ठीक है, तो इसी तरह जो कन्या सुमंगला योजना है आपके यूपी का, तो मुख्यमंत्री के द्वारा वो तो धनतेरस के दिन वो स्टार्ट किया गया था 25 अक्टूबर 2019 से, और इफेक्टिव जो है वो लास्ट डेट से है 1 अप्रैल
2019 से। तो इसी तरह 2018 से इफेक्टिव है आपका। यदि लॉन्च डेट पूछा जाता है तो 24 फरवरी 2019 लगाइएगा, ठीक है। तो इसी तरह वहाँ पर बताया गया था, आप लोगों ने कहा इतना बताया गया 2018, तो वो कहाँ पर इफेक्टिव की डेट रही होगी। चलिए अगला देखो, तो यहाँ पर सुकन्या समृद्धि है, तो आप बोलोगे 22 जनवरी 2015। कितनी उम्र के लोगों को अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलनी शुरू होगी? पेंशन मिलनी शुरू होगी किस योजना के तहत? अटल पेंशन योजना। तो यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी। अटल पेंशन योजना के तहत जो असंगठित क्षेत्र हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं, उनके लोगों को जो है ये लाभ पहुँचाया जाता है इस योजना के तहत। और इनमें जो शामिल होंगे वह 60 वर्ष के लोगों को जो है पेंशन मिलना जो है वो शुरू होगी। उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग द्वारा तहसील दिवस कब मनाया जाता है? तो पहले जो है था आपका मंगल होता था, अब सैटरडे लगाने लगे, है ना। तो जन समस्याओं के निवारण हेतु जो है जन सुनवाई होती है, और माह का जो पहला और यानी पहला होगा, और जो आपका तीसरा शनिवार, तो पहला और तीसरा जो शनिवार होगा उस दिन जो है तहसील दिवस होता है, जिसमें कि डीएम एसडीएम सब तहसील में आके उपस्थित हो जाते हैं, जन सुनवाई करते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मनरेगा का कार्यान्वयन उत्तर प्रदेश में कितने चरणों में संपन्न हुआ है? तो मनरेगा का जो प्रारंभ हुआ है पहले चरण में, जो कि 2 फरवरी 2006 से, कब? 2 फरवरी 2006 पहला चरण रहा है। दूसरा चरण जो होगा आपका वो 2007 से स्टार्ट हुआ, और तीसरा जो चरण रहा है वह 2008 से, यानी 1 अप्रैल 2008 से। तो आप कह सकते हो 3 चरणों में। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खाता खोलने वालों को कितने रुपए की दुर्घटना सुरक्षा सीमा जो है वो उपलब्ध कराई जा रही है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा, तो देखिए यहाँ पर जो आंसर इन्होंने दे रखा है वह 1 लाख दे रखा है। अब आप लोग आओगे फिर कमेंट करोगे 2 लाख रुपए है। बात दोनों सही है, और मेरे हिसाब से इनको आंसर जो देना चाहिए था वह 2 लाख देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अपना आंसर 1 लाख बताया है। तो थोड़ा बहुत अपडेट ये लोग कम करते हैं, बुक नई अपडेट निकाला है तो कर देना चाहिए था। वैसे देखिए जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, यदि लॉन्च की बात करोगे तो यह 28 अगस्त वर्ष 2014 रहा है लॉन्च डेट। इसमें जो है दुर्घटना बीमा की जो राशि है वह 1 लाख रुपए है, लेकिन इसको जो है थोड़ा इन्हांस कर दिया गया है, 2 लाख रुपए हो गया है अमाउंट। कब से? यदि जनधन अकाउंट खोला जाता है आफ्टर, यानी 28/8/2014 को रही है, 4 साल बाद बात करो 28/8/2018 के बाद यदि खाता खोला जाता है जनधन वाला, तो जनधन एक तरह का सेविंग अकाउंट है। इसमें आप जानते हो 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है। सेविंग अकाउंट की तरह है, तो इंटरेस्ट भी मिलता है अगर अमाउंट रहता है कुछ तो ये बातें। और यहाँ पर पूछा गया है कितना सीमा सुरक्षा बीमा उपलब्ध कराई जा रही है, तो यहाँ पर आंसर 1 लाख दिया है, तो आप 1 लाख लगाइए। बाकी यदि पूछा जाता है तो यहाँ पर 2 लाख होना चाहिए था वैसे, क्योंकि करंट सिचुएशन में देखूँ कि तो 2 लाख रुपए ही उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे 28/8/2014 को लॉन्च किया गया, फिर इसमें 2 लाख रुपए अमाउंट को बढ़ा दिया गया। कब? तो 28/8/2018 के बाद यदि कोई खाता खुलता है तो उन खाता धारकों को जो सुरक्षा बीमा है सीमा है वो जो अमाउंट है 2 लाख रुपए है, ठीक है। बाकी आप लोग समझ गए होंगे, तो कमेंट करने से पहले इन बातों को ध्यान दीजिएगा। स्वच्छ भारत मिशन की जो टैग लाइन है वह क्या है? स्वच्छ भारत मिशन, तो आपके पास नोट होगा, गांधी जी बने भी होंगे, लिखा भी होगा, 1 कदम स्वच्छता की ओर। हरित क्रांति से मुख्यतः कौन सी फसल लाभान्वित हुई है?
तो हरित क्रांति जानते हो भारत में 1866 में आई। जनक यदि पूछा जाता है तो ये में स्वामीनाथन लगाओगे। विश्व का अगर पूछा जाएगा हरित क्रांति की जनक तो आप नॉर्मन बोरलॉग लगाओगे। तो ध्यान देना है। और मुख्यतः जो आप पढ़े हो डिटेल में कवर की हो, घटना चक्र में कवर कराया गया है कि 200% तो प्रॉफिट रहा है चावल वाले में, धान में। गेहूं का देखोगे तो 300% ग्रोथ रही है। तो यहाँ पर याद रखिए हरित क्रांति स्टार्ट कब हुई है, 1966-67 में। और जो इंडिया के जनक रहे हैं एम एस स्वामीनाथन, और वर्ल्ड की अगर पूछा जाएगा तो आप लगाइएगा नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, चलिए यहाँ पर मुख्यतः क्या होगा आपका, गेहूं हो जाएगा। सबसे ज़्यादा लाभान्वित आप जानते हो पंजाब रहा है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान। तो यूपी जी के यदि आप कवर किए होंगे या परीक्षा वाणी का जो 535 MCQ दिया है उसको कवर कर लिए होंगे तो ये आंसर आपको वहाँ पर क्वेश्चन मिल गया होगा। यहाँ पर सही जवाब बनेगा लखनऊ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत तो किस वर्ष हुई थी, तो यहाँ पर शुरुआत पूछा गया है तो आप बताएंगे ईयर 2016। डेट पूछा गया होता तो आप बोलते 18 फरवरी। 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया था। और यह इंश्योरेंस सर्विस है फॉर द फार्मर फॉर यील्ड, जो क्रॉप है यानी फसलों पर क्षति व जोखिम प्रभाव को कम करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत काफ़ी कम प्रीमियर पर फसलों का जो है वो बीमा कराया जा सकता है। चलिए अगला है आपका, केंद्र सरकार द्वारा किस स्तर पर खाद्यान्न बैंक स्थापित करने की योजना शुरू की गई है। तो यहाँ पर सही जवाब बनेगा कि केंद्र सरकार के द्वारा कब से, वर्ष 2002 ईस्वी में जो है ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्यान्न बैंक स्थापित करने की योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न होगा, कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो चाहे कानपुर पूछ लिया जाए चाहे वाराणसी, कभी कभी दाएं बाएं किनारा भी पूछ लेते हैं। तो कानपुर जो लोकेटेड है वो आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेंगे कि गंगा नदी के किस छोर पर कानपुर स्थित है, या कभी कभी पूछ लेंगे कि कानपुर के किस छोर पर है, दाएं या बाएं, तो इस तरह पूछते हैं। तो आप जानोगे यदि आप सही से पढ़ोगे तो जो पूछा जाता है वह नदी के दाएं या बाएं ही पूछेंगे, क्योंकि शहर का कोई दायां बायां तो होगा नहीं, वो तो लोकेटेड होगा चारों दिशाओं की ओर। चलिए, नेपाल की सीमा इनमें से किस राज्य से लगती है। नेपाल की सीमा, तो भारत के कितने राज्य रहे हैं दोस्त, 5 राज्य रहे हैं। किस राज्य से लगती है, तो जानते हो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके साथ एक ही देश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो नेपाल के साथ। तो इतना आप कर ही ले जाओगे वैसे भी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है, कितने राज्यों से लगती है। अब यहाँ पर राज्यों और यहाँ पर जो है अब्लिक लगाकर केंद्र शासित भी मिला देते तो ज़्यादा अच्छा हो जाता, क्योंकि इन्होंने आंसर जो दिया है वो हड्डी दे रखा है 9। तो राज्य अगर पूछा जाएगा तो अब बहुत लोग दिमाग लगाएंगे, यहाँ तो राज्य पूछा गया है, यहाँ तो आंसर होगा 8। जो भी हो, इनका राज्य केंद्र शासित तो दोनों पूछा जाए, इन्होंने आंसर डी दिया है। ठीक है, यहाँ पर राज्य प्लस केंद्र शासित, क्योंकि 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, उसको मिलाकर 9 है। चलिए अगला है आपका, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय, तो चाहे भारत का पहला पूछा जाए या उत्तर प्रदेश का पहला पूछा जाए, आपको गोविंद वल्लभ पंत याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्हीं के नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया था। तो वर्ष रहा है 1960 रहा है।
डेट रही है 17 नवंबर। तो 17 नवंबर 1960 ईस्वी को दैट टाइम जो यानी तत्कालीन जो प्रधानमंत्री रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था पंतनगर। और जब उत्तराखंड में रहा है, क्योंकि अब उत्तराखंड में हो गया, पहले उत्तर प्रदेश में रहा है, स्थापना 1960 में की गई। और आप जानते हैं उत्तराखंड जो अलग हुआ उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को। तो उसके बाद क्या हुआ, पंतनगर चला गया उत्तराखंड में, तो वही है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी जो कि वर्तमान में उत्तराखंड में है। तो ये पुराने प्रश्न कहीं से उठाकर बनाए गए हैं तो वही चले आ रहे हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आप सही जवाब लगाइएगा। यदि पूछा जाता यहीं पर कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है, बिहार है, राजेंद्र कृषि, या उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, तो आप उत्तराखंड लगाते। चलिए अगला है आपका, खाद्य एवं कृषि संगठन के मानकों के अनुसार खाद्यान्नों की सुरक्षित भंडारण के समय कितनी सापेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए? कितनी सापेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन सी 14% है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, वैसे आप लोग कमेंट करते हो तो मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, कोशिश रहती है रिप्लाई कर दूँ। अच्छा, रिप्लाई नहीं हो पाता तो ये मत समझिए कि रिप्लाई नहीं किए, ठीक है, क्योंकि सभी चीज़ों को रिप्लाई करते करते कब तक रिप्लाई करोगे, हर कमेंट का रिप्लाई करना पॉसिबल भी नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश रहती है कर दिया जाए रिप्लाई, टाइम मिलता है तो कर ही देते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय याद रखिएगा, नाम रहा, बाद में फिर परिवर्तित कर दिया गया, गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर कर दिया गया। चलो अगला है आपका, हाँ 93 नंबर, कृषि कार्य में केंचुआ पालन समझ रहे हो, तो आपको यहाँ पर बताना है किस कल्चर में आएगा, सेठी है, बर्मी है, सिल्वी है या एजी, यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा दोस्त वर्मी कल्चर, ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किस नए भाग को संविधान में जोड़ा गया है? संविधान में जानते हो भाग टोटल कितने हैं? 22 भाग हैं। और नंबर से देखोगे तो अगर नंबर संख्या में पूछोगे तो 25 भाग हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि 9 भाग 9 है, फिर भाग 9A है, तो देखोगे कितने हैं, यहाँ पर संख्या के हिसाब से 2 हो गए, लेकिन देखोगे नंबर तो कहोगे 9 है। तो इसी तरह संख्या के हिसाब से 25 है, भाग है आपका टोटल 22। तो किस भाग में संविधान आप जानते हो, ये है पंचायती राज का, तो पंचायती राज का जो भाग बनेगा आपका वो भाग 9 है। कौन सा भाग है दोस्त? भाग 9। ठीक है। और 74वां संविधान संशोधन आया जिसमें कि म्यूनसिपालिटी आपका यानी नगर पालिका है, उसका यदि पूछा जाता है भाग तो इसके आगे चले जाना, 9 ये कर लेना। चलो अगला है आपका 95 नंबर, पंचायतों को अनुदान की जो प्राप्ति है वह कहाँ से होती है? तो पंचायतों को जो ग्रांट मिलता है, भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि, मुख्यमंत्री कोष या प्रधानमंत्री कोष से। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा राज्य की संचित निधि से पंचायतों को अनुदान प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो यहाँ पर अगर था या थी लगाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। चलो, उत्तर प्रदेश की पहले राज्यपाल रही, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। ये वही महिला है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही हैं, कानपुर वाली अध्यक्षता की थी 1925 का, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य की जो दशकीय वृद्धि है, डिकेडल ग्रोथ रेट यहाँ पर बताना है आपको। जैसे कि इंडिया की आप जानते हो 17.7 है, इसी तरह यूपी की बताना है आपको, डिकेडल जो ग्रोथ रेट है वह
ठीक है, तो यहाँ पर आप आंसर जो है इसका जो होगा वह होगा एग्जैक्ट जो डाटा है, एग्जैक्ट जो है ना वह 20.23 है। ठीक है, इन्होंने आंसर डी दिया है, तो यहाँ पर 2-3 लिखा होता तो और अच्छा हो जाता। चलिए ऑप्शन डी। बेल्ड क्या है? बेल्ड, बेल्ड क्या है? बेल्ड तो बेल्ड एक तरह का एक खुला शुष्क घास मैदान है जो कि दक्षिण अफ्रीका उच्च पठारीय भागों में पाया जाता है। ऑप्शन है वह प्रक्रिया जिससे जल समुद्र से वाष्पीकृत होकर ऊपर उठता है तथा वापस समुद्र में मिल जाता है, क्या कहलाता है? यहाँ पर सही जवाब होगा जल चक्र, ऑप्शन बी। और अंतिम प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन करके जो उत्तरांचल, पहले उत्तरांचल फिर उत्तराखंड रख दिया गया, तो यह उत्तराखंड किस वर्ष बना है बताना है। तो डेट होगा जैसे कि उत्तर प्रदेश दिवस हर साल 24 जनवरी को ऐसे मनाया जाता है। 24 जनवरी को योगी जी जब सीएम बने तो 2017 में सीएम बने, 18 में इन्होंने घोषणा की कि यूपी दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसी तरह उत्तर वहाँ का देखोगे तो विभाजन जो डेट रहा उसके हिसाब से मनाते हैं 9 नवंबर को हर साल। तो 9 नवंबर वर्ष 2000 ईस्वी को जो है वो बना था। तो ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब है दोस्त। तो बाकी इसका आंसर की आप यहाँ देख सकते हैं, आंसर की को मैं वहाँ पर शेयर भी कर देता हूँ। ठीक है, टेलीग्राम, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। सिंपली आपको सर्च बॉक्स में जाना है टेलीग्राम की और टाइप करना है ऑनलाइन स्टडी किंगडम, जो चैनल का नाम है, आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। मैथ के जो क्वेश्चन है प्लस उनका सलूशन प्लस ये MCQ का 100 जो आपका आंसर की है वहाँ पर मिल जाता है। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्त। तो इसी तरह आपने सेट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है।